বৰ্তমান সময়ত আমি খানাপাৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছো। খানাপাৰাত ইয়া ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ, কাৰণ তেখেতে আজি পতাকা উত্তোলন কৰিব খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা গণৰাজ্য দিৱসত। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত বিশেষ অতিথি হিচাপে যেটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীক এনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছে। ৭৫ সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস আৰু গণৰাজ্য দিৱসৰ সময়ত ইয়া বিশেষ কাৰ্যসূচী খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত। এখন গোলাম গামোচা আৰু ফুলৰ তৰাৰে আদৰিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই। খানাপাৰাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছো। খানাপাৰাত বৰ্তমান ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰিয়া গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। আজি খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত নিচান উৰুৱাব ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যপালগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। मेरे प्यारे आसाम वासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 1950 में आज ही के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया और भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। साथ ही मैं संविधान के निर्माताओं एवं उन दूरदर्शी नेताओं के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र की नींव रखी। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मेरे प्यारे आसाम वासियों, भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है। यह आम भारतीयों की सांसों और संस्कारों में रचा बसा है। भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अवधारणाओं का विकास, सहयोग, समन्वय, स्वास्थ्य आधारित प्राचीन एवं सनातन सांस्कृतिक विचार प्रभाव एवं जीवन दर्शन में हुआ है। भारतीय संविधान की जड़ें इतनी गहरी और व्यापक है कि यूरोप और अमेरिका समेत संपूर्ण विश्व इससे प्रेरणा ग्रहण करता है। अपनी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय लोकतांत्रिक देश है। भारत की
उभरती शक्ति दुनिया उम्मीदों से देख रही है। देश आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है और उसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारा लोकतांत्रिक संप्रभुत्व तथा गणतांत्रिक राष्ट्र भारत मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरा है। आज विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में भारत आर्थिक तौर पर 5वें स्थान पर है और आने वाले 5-6 वर्षों में अमेरिका, चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। राष्ट्र आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। भारत में कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा, रोजगार, अच्छी सड़कें, रेलपथ के विस्तार जैसे मोर्चे पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान, सामरिक अनुसंधान, अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों, मिसाइल, तेजस विमान, सैनिक साज सामान, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों, संचारक तकनीकी, विदेश व्यापार, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि हमारे असम से 3 विशिष्ट लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। श्रीमती पार्वती बरुआ को समाज सेवा के क्षेत्र में, श्री सर्वेश्वर वसुमतारी कृषि के क्षेत्र में और श्री रोणा भूया कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं इस उपलब्धि के लिए श्रीमती पार्वती बरुआ, सर्वेश्वर वसुमतारी और श्री रोणा भैया को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारे आसाम वासियों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे असम के विकास पथ को उजागर करने वाली प्रगति और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में उठाए गए परिवर्तनकारी कदम लोगों के कल्याण और भलाई के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाता है। इस अवसर पर मैं कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभाग द्वारा हासिल की विभिन्न उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। शांति विकास का समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम असम में सर्वांगीण विकास देख रहे हैं तो इसका कारण यह है कि आज राज्य में शांति कायम है। पिछले वर्ष शांति समझौते के संदर्भ में हमें 2 महत्वपूर्ण सफलता मिली। भारत सरकार की सक्रियता के चलते 29 दिसंबर 2023 को उल्फा के साथ ऐतिहासिक समझौते के साथ शांति के एक नए युग की शुरुआत हुई है। जो दशकों से चले आ रहे टकराव समापन का प्रतीक है। इससे पहले 27 अप्रैल 2023 को दिमासा समझौता पर हस्ताक्षर हुए, जो दिमासा लोगों की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। ये समझौता स्थानीय समुदायों को सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कई दशकों के असम और पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय अपने गठन के बाद लंबे समय से सीमा विवाद में जूझ रहे थे। मेरी सरकार की मुख्य चिंता सीमा विवाद को हल करना है। इस प्रयास में 20 अप्रैल 2023 को असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद सुलझा लिया गया है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को उपस्थिति में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के द्वारा दावा किए गए 123 गाँवों में से 71 गाँवों में मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल कर दिया गया। मिजोरम ने भी असम के साथ अपने सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की जरूरत पर बल दिया है। इस संबंध में क्षेत्रीय समितियों का गठन पर चर्चा चल रही है। पिछले साल बाल विवाह में मामलों में 8,800 आरोपियों के खिलाफ
5,347 मामले दर्ज किए गए और इसमें 4,407 से अधिक गिरफ्तारियां की गई। अब हमारा लक्ष्य 2026 तक बाल विवाह को पूर्ण समाप्त करना है। इसके लिए बाल विवाह निषेध अधिकारियों को तैनात किया गया है। हमारे विशेष कार्यबल ATF, ड्रग तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, सोने और वन्य जीवों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो सामाजिक कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। असम सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। असम पुलिस की सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी शाखा सक्रिय रूप से भ्रष्टाचारी विरोधी प्रयास में लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असम पुलिस विघटनकारी तत्वों को शक्ति से निपट रही है और PFI, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया प्रतिबंध लगाने के साथ साथ PFI और CFI नेताओं की गिरफ्तारी करने में अलावा 11 अंसुरुल्लाह बंगला टीम को नष्ट करने में सफल रही है। गुवाहाटी में हम स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो CNG बसें और 200 ऐसी EV बसें खरीदी गई है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा। हमारा लक्ष्य 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले पहले शहर में से एक बनाना है। हमारे सुधार उपायों के आधारशिला साप्ताहिक कैबिनेट बैठक है, जो अब तक 114 कैबिनेट बैठकों में 1542 उल्लेखनीय निर्णयों को मंजूरी देने में सहायक रही है। इससे कुशल और जवाबदेही शासन सुनिश्चित हुआ है। परंपरा से हटकर 15 कैबिनेट बैठकें राजधानी से बाहर आयोजित की गई, जिससे लोगों के साथ सीधे संबंधों को बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी सेवाओं को त्वरित डिलीवरी बढ़ाने हमने सेवा सेतु पोर्टल पेश किया है, जो असम राइट टू पब्लिक सर्विस पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है। इससे विभिन्न विभागों और स्वायत्त परिषदों के 541 महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है। 22 जनवरी 2024 तक पोर्टल में द्वारा 1,11,14,240 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 84% की सराहनीय दर से 93,81,221 आवेदनों का निपटारा हुआ है। पेंशन भोगियों की चिंताओं से संबोधित करते हुए कृतज्ञता 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिससे वर्तमान में 59 विभाग पंजीकृत हैं। इस पोर्टल के तहत 20,484 पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी किए गए हैं। 19,797 ऑनलाइन पेंशन भुगतान आदेश 96% निवास दर से निपटाए गए हैं। EITB के तहत सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल के विस्तार 20 विभागों और 48 सरकारी संगठनों में 228 सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया। आज तक प्राप्त लगभग 18 लाख आवेदनों में से 99% ऑनलाइन आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है। 2022 और 2023 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजटीय व्यय हुआ है। अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ ऊपर GSDP को पार कर गई है। हमारी सरकार पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए वित्त वर्ष 23-24 में हरित बजट अनुकूलित बजट शुरू करने पर जोर दे रही है। इस वर्ष हमारा पूंजीगत व्यय अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचा है। चालू वित्तीय वर्ष में पहले 8 महीनों में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश दर्ज किया जा चुका है। चालू वर्ष में ग्रामीण संरचना विकास निधि RIDF का आवंटन 3100 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस आवंटन में से नाबार्ड ने अब तक कुल 475 परियोजनाओं के लिए 2,788 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। हम बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत
हमारा समर्थन करने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने आज असम की मुख्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजना चल रही है। पूंजी निवेश योजना में लिए राज्य को विशेष सहायता के तहत राज्य का निधि आवंटन 2021 में 430 करोड़ से बढ़कर पिछले वर्ष 4,300 करोड़ हो गया। इस वर्ष हमें पूंजीगत मद में अपनी योजनाओं को समर्थन देने के लिए 3,000 करोड़ से अधिक पहले ही मिल चुके हैं। NIDA के तहत नाबार्ड के सहयोग से असम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल एजेंसी राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा, पर्यटन, शिक्षा, महिला बाल विकास क्षेत्र में कवर करते हुए 6,000 करोड़ रुपए की पूंजी परियोजनाएं शुरू की है। औद्योगिक नीति के तहत 10,450 नौकरी के अवसरों के साथ कुल 11,315 करोड़ रुपए के निवेश के लिए 14 प्रमुख निवेशकों के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इथेनॉल राज्य में एक संभावित क्षेत्र है और इस क्षेत्र में 1,154 करोड़ रुपए के निवेश के लिए परियोजनाओं को विक्रेताओं आपूर्तिकर्ताओं के रूप में चुना गया है, जिससे संभावित रूप से लगभग 5,000 इसका लक्ष्य राज्य के मत्स्य पालन क्षेत्र में बढ़ाना है। उत्तर पूर्वी परिषद के वित्त पोषण समर्थन से डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पटाचार कुची बजाली में 10,000 लीटर प्रतिदिन का दूध संरक्षण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामरूप में चंगासारी में उत्तर पूर्वी भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोकराझार, नलबाड़ी, नौगांव में स्थापित 3 नए मेडिकल कॉलेज को भी समर्पित किया। तिनसुकिया में 13वां मेडिकल कॉलेज का निर्माण फिलहाल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए चराईदेव, बोगाईगांव, विश्वनाथ, कामरूप मेट्रो में 4 नए मेडिकल कॉलेज निर्माण के उच्च चरण में हैं। गोलाघाट, तामुलपुर, धेमाली और मोरीगांव मेडिकल कॉलेज के लिए प्रगति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त गोवालपारा, करीमगंज और शिवसागर में 3 और मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव विचाराधीन है। मेरी सरकार का यह अन्य प्रमुख कार्यक्रम आयुष्मान असम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2 अक्टूबर 2023 को शुरू की गई। यह योजना अतिरिक्त 28 लाख परिवारों को कवर करती है, जो कैशलेस उपचार के लिए पात्र बन गए हैं। इस प्रकार आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान असम, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने लगभग 1,58 लाख लाभार्थियों वाले 58 लाख परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। NIDA के तहत बोईगांव, बिहाली और सुवाकुची में रूसा के तहत नलबाड़ी आरक्षण आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने चाहे जनजाति और आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित मेडिकल सीटें 27 से बढ़ाकर 30 की गई है। यह राज्य सरकार के वंचितों को ऊपर उठाने के लिए किए गए फैसले का एक सराहनीय उदाहरण है। 14 नवंबर 22 को लॉन्च किया गया मिशन वसुंधरा 2 अगली पीढ़ी की भूमि संबंधी सेवाओं की शुरुआत करता है। 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त हुए 13,39,605 आवेदनों में से 2,26,934 आवेदनों का सेटलमेंट प्रस्ताव जारी किए जा चुके हैं। मिशन वसुंधरा 2 के तहत 6 सेवाओं के लिए ST, SC, OBC, MOBC श्रेणी के आवेदनों से प्राप्त 6,89,155 आवेदनों में से
1,90,387 को निपटाने का प्रस्ताव दिया गया है। खेल और युवा कल्याण विभाग सक्रिय रूप से खेल उत्कृष्टता को बढ़ावा दे रहा है और जमीनी स्तर के मेगा खेल आयोजन खेल महारण के माध्यम से प्रतिभाओं को पहचान कर रहा है। प्रतियोगी ग्राम पंचायतें स्तर से लेकर LAC स्तर और जिला स्तर फैली हुई है, जिसका समापन 28 जनवरी से अलग अलग स्थानों पर शुरू होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में होगा। इस आयोजन में एथलेटिक्स, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो शामिल है। उल्लेखनीय रूप से 27,26,000 से अधिक खिलाड़ियों ने एथलेट पंचायत स्तर पर भाग लिया है। इसमें खेल महारण को राज्य में सबसे बड़े जमीनी स्तर पर खेल आयोजन के रूप में स्थापित किया है। विशेष रूप से अंडर 19 में 70,000 खिलाड़ी और अबव 19 में 40,000 खिलाड़ियों को पहचान पंचायत स्तर पर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी क्षमता तय की गई है। असम सरकार द्वारा शुरू किए गए असम सांस्कृतिक महासंग्राम 23-24 का उद्देश्य राज्य में छिपी प्रतिभाओं को खोज करना है। व्यक्तियों को अपनी संगीत और नृत्य कौशल को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में 12 से लेकर 35 वर्ष तक के विभिन्न आयु समूह के 4 अलग अलग गायन श्रेणियों को शामिल किया गया है। ज्योति संगीत, विष्णु राभा संगीत, भूपेंद्र संगीत और रविंद्र संगीत। इसके अतिरिक्त 2 समूह नृत्य श्रेणी में बिहू नृत्य और जातीय नृत्य शामिल है। प्रतियोगिता के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है और 3 लाख से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है, जिससे आयोजन देखने में भारी भीड़ उमड़ी है। 14 अप्रैल 23 को एक ही स्थान पर सबसे बड़ा बिहू प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस असाधारण उपलब्धि में राज्य भर से 11,369 बिहू कलाकारों ने इस मेगा इवेंट में भाग लिया। यह भव्य अवसर प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री जी स्वयं इस गौरवान्वित समय पर उपस्थित थे। राज्य सरकार 1 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का पूरा करने के प्रति दृढ़ है। राज्य स्तरीय भर्ती आयोग ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए पहले ही उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। वादे को पूरा करने की अपनी यात्रा में मेरी सरकार पहले ही नौकरियों में 88,547 नियुक्तियां दे चुकी है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मेरी सरकार ने विभिन्न योजनाएं लागू की है। चीफ मिनिस्टर आत्मनिर्भर असम अभियान का लक्ष्य अगले 2 वर्ष में 2 लाख पात्र लाभार्थियों को चुनना है, जिसमें वित्त वर्ष 23-24 में चयनित 1 लाख लाभार्थियों को 2 लाख रुपया सामान्य श्रेणी के और 5 लाख रुपये व्यावसायिक पाठ्यक्रम में वित्तीय सहायता प्रदान की है। CM के तहत 2,29,000 आवेदकों का पंजीकरण हो चुका है। उद्यमिता और स्टार्टअप के माध्यम से राज्य के विकास में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए हमारी सरकार ने सिडबी के सहयोग से 200 करोड़ रुपए के असम वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य असम की स्टार्टअप हब बनाना है। इस पहल में 257 स्टार्टअप लाभान्वित हुए हैं। इससे इन्हें कुल 74 करोड़ रुपए की बाहरी धनराशि प्राप्त हुई है और उन्होंने 33 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न किया है। इसके अतिरिक्त माई आसाम स्टार्टअप ID कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त 272 स्टार्टअप को 4,80,00,000 रुपये का अनुदान दिया है। असम स्टार्टअप फेस्ट का अगस्त 23 में उद्घाटन किया गया है। सिडबी के सामान्य से 100 करोड़ रुपए के 30 लाख परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में पात्र हैं। जल जीवन मिशन के तहत जिसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति 55 लीटर दैनिक आपूर्ति के साथ क्रियात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। असम ने 2019 में JJM के लॉन्च 1.6 केवल हमारे यहाँ नल कनेक्शन थे 1.6
कवरेज था उसको बढ़ा करके आज हमारे पास 71.28% घरों में नल कनेक्शन पहुंच गया है। ये वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभव है। अंत में आसाम में हमारी सरकार द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रगति और पहल को साझा करने के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, जिसका उद्देश्य समग्र विकास को बढ़ावा देना है, हमारे नागरिकों की विविध आवश्यकता की पूर्ति करना है। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूरदर्शी नीतियों से लेकर पर्यावरणीय प्रथाओं और सांस्कृतिक संरक्षण तक हमारे सामूहिक प्रयासों ने एक समृद्ध और समावेशी असम के लिए मार्ग तैयार किया है। जैसा कि हम अपने गणतंत्र के 75वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग को उत्थान, सभी के लिए प्रगति, शांति, समृद्धि सुनिश्चित करने में अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ रहें। आइए कृतज्ञता और समर्पण के साथ हम अपने प्यारे राज्य के लिए विश्व उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करते हैं, उसके लिए मिलकर काम करना जारी रखें। जय हिंद।